तो नमस्कार दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं वो हैं आपके उपसय संयोजन यौगिकों में समावयवता। तो जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें समावयवता किस प्रकार से देखी जाती है, किस प्रकार की समावयवताएं उनमें पाई जाती हैं, आगे हम ये पूरा की पूरा पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपको बोला गया है कि समावयवी क्या होते हैं। तो समावयवी ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक होते हैं जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं परंतु परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न होती है। परमाणुओं की भिन्न व्यवस्थाओं के कारण इनके एक या अधिक भौतिक अथवा रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है। उपसंयोजन यौगिकों में दो प्रमुख प्रकार की समावयवताएं ज्ञात हैं जो आप सभी लोग जानते हैं। एक होती है आपकी त्रिविम समावयवता, एक होती है संरचनात्मक। तो दोस्तों, समावयवी किसको कहा जाएगा? जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है एक MA4 टाइप का कोई तत्व है और इसकी जो एक संरचना है आपके MA4 और दूसरे का सूत्र भी आपके MA4 है, लेकिन क्या है, इनकी जो सूत्र तो सेम है लेकिन संरचनाएं क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो वो कहलाएगा आपके जो समावयवी कहलाएंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, त्रिविम समावयवी और संरचनात्मक। त्रिविम में दो प्रकार की समावयवताएं पाई जाती हैं। पहली है आपके ज्यामितीय समावयवता, सेकंड है आपके ध्रुवण समावयवता। संरचनात्मकता में आपके पाई जाएंगी बंधनी समावयवता, आयनन समावयवता, इधर उपसय संयोजन समावयवता और विलायक योजन समावयवता। तो हम इनको पूरों को एक विद एग्जाम्पल पूरा की पूरा पढ़ने वाले हैं। आपको बोला गया कि त्रिविम समावयवों के रासायनिक सूत्र व रासायनिक आवंत समान होते हैं परंतु उनकी दिक् स्थान व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। संरचनात्मक समावयवियों में आवंत भिन्न होते हैं। इन समावयवियों का वर्णन नीचे किया गया है, देखिए। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आपके ज्यामितीय समावयवता। तो हम पढ़ लेते हैं आपके ज्यामितीय समावयवता क्या होती है। तो देखिए, ज्यामितीय समव्यवस्था के लिए आपको बोला गया है कि इस प्रकार की समव्यवस्था हेट्रोलेप्टिक संकुलों में पाई जाती है। हेट्रोलेप्टिक यानी कि जिनमें कि जो लिगेंड वो क्या अलग अलग पाए जाएं, जिनमें लिगेंडों की भिन्न ज्यामितीय व्यवस्थाएं संभव हो सकती हैं। इस प्रकार के व्यवहार के प्रमुख उदाहरण 4 व 6 उपसय संयोजन संख्या वाले संकुलों में पाए जाते हैं। MX2L2 सूत्र X तथा L एक दंत्रु लिगेंड है, यानी कि आपको बोला गया है कि आपके पास है MX2L2। तो X और L क्या है, आपके एक दंतों के लिगेंड है, ये आपको बोला गया है। MX2 तथा L2 सूत्र एक दंतों को लिगेंड है के वर्ग समतलीय संकुल में दो X लिगेंड समपक्ष से समावयवी में पास पास जुड़े रहते हैं तथा विपक्ष समावयवी एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। तो ऐसे होता है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा। कुछ इस प्रकार से ये होता है, कुछ इस प्रकार से ये होता है आपके। देखिए, MX2L2 में ये रहेगा, आपके पास है M और एक तरफ है आपके, देखिए एक तरफ है आपके M, एक तरफ है आपके। तो देखिए कुछ इस प्रकार से होता है MXL2। तो देखिए, आप सबसे बेस्ट एग्जांपल यदि आप इसका लेना चाहेंगे तो आपके पास में जो MX2L2 का सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो आपके सामने ये है। देखिए, तो क्या होता है, इसमें दो प्रकार के समावयवी पाए जाते हैं। एक होते हैं आपके सिस जिसको आप बोलते हैं समपक्ष, सेकंड वाले होते हैं आपके ट्रांस जिसको आप बोलते हैं विपक्ष। तो किस प्रकार से आप देखेंगे, देखिए ये MX2L2 है। सिस का मतलब है, देखिए दोनों क्या समान और पाए जाए। विपक्ष का मतलब है दोनों एक दूसरे के आमने सामने पाए जाए। देखिए ये क्या है, आमने सामने। X और X एक दूसरे के आमने सामने, L और L एक दूसरे के आमने सामने, यह जाएगा आपके ट्रांस। ये हो जाएगा आपके सिस यानी दोनों एक तरफ। तो आप इसको देख सकते हैं समपक्ष समावयवी सिस, जिसमें देखिए दोस्तों Cl और Cl एक ही और हैं। जब ट्रांस में क्या होता है, कोई भी जो दो समान परमाणु है ना, जो दो समान लिगेंड है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। देखिए ये वाला Cl और ये Cl एक दूसरे के आमने सामने आ गया, ट्रांस। आप अमोनिया को भी देख सकते हैं, ये और ये अमोनिया एक दूसरे के आमने सामने आ गए, यानी कि क्रॉस बना लेंगे वो लोग, तो हो जाएगा आपके ट्रांस। और सेकंड दे रखा है आपको कि MABXL, जहां ABXL एक दंतुर लिगेंड है। सूत्र वाले दूसरी प्रकार के वर्ग समतलीय संकुलों के 3 समावयवी होंगे, 2 समपक्ष तथा 1 विपक्ष। आप इनकी संरचनाएं बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपको बोला गया है MABXL। तो देखिए दोस्तों, MABXL की संरचना हम बनाते हैं, ये लीजिए। आपको बोला है MABXL। तो देखिए M एक बार आप यहाँ रख लेंगे और देखिए ABX और L। क्या होंगे इसके, इन्होंने कहा कि 2 होंगे, 2 तो समपक्ष और 1 विपक्ष। तो इसके लिए इन्होंने देखिए ये वाला सूत्र दे रखा है, ये तो 6 वाले हैं। तो MABXL तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप एक और M ले लेंगे, यहाँ पर आपने सामने रख सकते हैं एक वाले में AB। X को यहाँ ले लेंगे, L को यहाँ पर ले लेंगे, तो एक संरचना तो आपकी ये बन सकती है MABXL।
एक और में क्या करेंगे आप, देखिए आप जो एम है, एम को क्या करेंगे आप यहाँ पर ले लेंगे। ए और बी हमने क्या किया, वो आमने सामने रखे थे, एक्सएल हमने आमने सामने रखे थे। इन्होंने कहा कि दो समपक्ष, इन्होंने कहा कि दो समपक्ष और एक विपक्ष। अब क्या करेंगे आप, एक्स और एल क्या, देखिए यहाँ पर ये क्या है, विपक्ष, एक्स और एल सामने सामने। तो अब क्या करेंगे आप, ए को यहाँ रख देंगे, एल को यहाँ पर रख देंगे, बी को यहाँ पर रख देंगे, एक्स को यहाँ पर। तो देखिए ए बी एक्स एल, ये सेम संरचना यही आ गई, ए बी एक्स और एल सेम। तो ये क्या है, कुल मिलाकर के तीन संरचनाएं इसकी बनेंगी। आगे बोला गया है कि आप इनकी संरचनाएं बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार की समव्यवस्था चतुष्फलकीय ज्यामिति में संभव नहीं है, परंतु mx2l4 सूत्र वाले अष्टफलकीय संकुलों में जिनमें दो लिगेंड x एक दूसरे के समपक्ष या विपक्ष हों, ऐसा व्यवहार संभव है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ऐसा व्यवहार संभव है। ये आपके समपक्ष समावयवी, आप देखेंगे कोवाल्ट, कोवाल्ट के साथ में आपके चार, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर किसको देखा जाएगा, जो कम मात्रा में हो। कम में आपके क्लोरीन, कम मात्रा में आपके क्लोरीन है। देखिए ये रही आपके एक क्लोरीन, ये रही आपके सेकंड क्लोरीन। अभी दोनों आमने सामने नहीं है, अभी क्या है, पास पास है। अब सेकंड ग्रुप वाले में देखिए ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन, तो आप देखेंगे ये दोनों आमने सामने आ गए। तो इसको बोलेंगे आप समपक्ष या सिस, और इसको बोलेंगे आप विपक्ष या फिर ट्रांस। तो समपक्ष, सिस और ट्रांस में आप समझ गए होंगे ये विपक्ष आ जाएगा, क्योंकि विपक्ष में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। जो कम मात्रा में होगा ना, mx2l2 में, तो केवल अपन x को देखेंगे, l को छोड़ देंगे। बस यही आपको याद रखना है। इस प्रकार की समव्यवस्था उन संकुलों में भी पाई जाती है जिनका सूत्र mx2ll2 होता है। ll क्या है यहाँ पर, ll का मतलब है द्विदंतुक लिगेंड, ll का मतलब द्विदंतुक होता है, जिसमें द्विदंतुक लिगेंड ll होते हैं। उदाहरण के तौर पर NH2 CH2 ये क्या है आपके एमिनोमेथेन, मतलब 1,2 डाई एमिनोमेथेन EN। मैं चित्र 9.4, आप चित्र 9.4 में देखेंगे आप। चलिए ये रहा, ये क्या है, द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड है कोवाल्ट, कोवाल्ट के साथ में दो EN जुड़ रहे हैं, ये देख लीजिए। तो इसमें और दो Cl अलग अलग हैं। तो आप क्या करेंगे, कम वालों को देखेंगे, Cl को देखिए आप। तो Cl अभी पास पास में है, तो ये क्या हो जाएगा आपके समपक्ष, ये आ जाएगा सिस। जब आपके Cl दूर दूर हो जाएंगे, आप इधर आइए आप, तो Cl ये वाला यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर है, तो Cl क्या एक दूसरे के आमने सामने हो जाएगा, आपके ट्रांस समावयवी। सिंपल सा है ये। तो आगे देखेंगे आप कि आपको बोला गया है कि Ma3B3 प्रकार के अष्टफलकीय उपसय संयोजन सत्ता A3 और B3, जैसे कि CONH3 का ऑल्थराइस, NO2 का ऑल्थराइस में एक प्रकार की ज्यामितीय समव्यवस्था पाई जाती है यदि एक ही लिगेंड के। तो दोस्तों इसको मैं आपको एक्सप्लेन कराना चाहूँगा, यहाँ पर क्या कहने का प्रयास किया गया है। आप मान लीजिए कि आपके पास में एक मेटल है M, और आपके सामने जो उसका सूत्र है वो आएगा आपके Ma3B3। तो क्या करेंगे आप, A तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या इसके पास 6 संयोजकता है, ये A और यह आ जाएगा आपके B। तो आप एक चीज देखिए यहाँ पर, कुछ इस प्रकार से बोला गया है आपको, देखिए N2O N2O N2O, और एक आ जाएगा आपकी कुछ इस प्रकार की संरचना M A B A B, और इधर आ जाएगा आपके यहाँ पर A और यहाँ पर B। दोस्तों यहाँ पर एक बात गौर करने योग्य है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप इस वाले A की पोजीशन देखिए, इस वाले A की पोजीशन देखिए, और इस वाले A की पोजीशन देखिए। जब आप इन तीनों को मिला देंगे ना, गौर से देखेंगे, तो आपको एक फलक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ये तीनों एक ही फलक पर हैं। तो इस प्रकार की जो समव्यवस्था होगी ना, उसको बोला जाता है आपके फलकीय समावयवी। इसको बोलेंगे आप फेस, इसको बोला जाता है फेस समावयवी, फेसियल, और इसको बोला जाता है मेरिडोनियल। ये यहाँ पर आपसे कहा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो आपको क्या करते हैं, देखिए देखिए ये रहा कि अष्टफलकीय से उपसय संयोजन सत्ता M कोबाल्ट अमोनिया का ऑल्थराइस और नाइट्रेट का ऑल्थराइस में एक अन्य प्रकार की ज्यामितीय समव्यवस्था पाई जाती है यदि एक ही लिगेंड के तीनों निकटवर्ती दाता परमाणु अष्टफलकीय फलक के कोनों पर स्थित हो। तो फलकीय इसको बोला जाता है फेसियल या फिर, देखिए कोनों पर, ये वाला A, ये वाला A और ये वाला A एक ही कोनों पर है। या फिर B को देख लीजिए, समावयवी प्राप्त होते हैं यदि ये तीनों दाता परमाणु अष्टफलक के ध्रुवव्रत पर स्थित हों। तो रेखांशिक, इसको बोला जाता है मेरिडोनल या फिर मर समावयवी प्राप्त होते हैं। आप देख सकते हैं ये N2O, ये N2O, ये NO2 और ये अमोनिया अमोनिया अमोनिया। तो यहाँ पर जो तीनों की तीनों NO2 है ना, एक ही पेज पर है, 1 2 और 3। तो इसको बोला जाएगा फेसी समावयवी।
और रेखांशिक में देखेंगे आप ये वाला और ये वाला, ये आ जाएगा रेखांशिक। बस आपको पीसीएल याद हो जाएगा तो रेखांशिक आप अपने आप याद कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आप एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको कि एग्जाम्पल 9.4 बे चतुष्फलकीय संकुल जिनमें दो भिन्न प्रकार के एक दंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हैं उस ज्यामितीय समरूपता क्या नहीं दर्शाते हैं। दोस्तों चतुष्फलकीय समावयवी है तो चतुष्फलक में क्या होता है, चतुष्फलक में जो सारे के सारे कोण होते हैं वो होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। तो आप उसको कहीं से भी देखो वो सभी ओर से समान रहता है, तो समान रहने पर वो कैसे समव्यवस्था दर्शाएगा। तो बोला गया चतुष्फलकीय संकुल ज्यामितीय समव्यवस्था नहीं दर्शाते क्योंकि इनमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े एक दंतुर लिगेंडों की सापेक्ष स्थितियां आपस में एक जैसी होती हैं। चतुष्फलक कुछ इस प्रकार का होता है 1 2 3 और ये 4। प्रत्येक कोण है ना यहाँ पर वो आता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये वाला कोण हो ये हो या फिर ये वाला कोण हो या फिर ये वाला कोण हो, तो सापेक्ष स्थितियां बदल नहीं रही, तो कैसे चेंज होगा ये चीज। आगे बोला है आपको कि ध्रुवण समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ध्रुवण समावयवता, जिन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता, इन्हें प्रतिबिंब रूप या एनसोमर्स कहते हैं। एनसोमर्स कहा जाता है। अणु अथवा आयन जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकते कायरल कहलाते हैं। कायरल जैसे कि जो हमारे हाथ होते हैं, हाथों को एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता, सेम टू सेम। ये दो रूप यानी कि दक्षिण ध्रुवण गुणक और वामावर्ती एल कहलाते हैं। जो डी होते हैं ना उनको बोला जाता है दक्षिण ध्रुवक गुणन, इसको लेंगे डी यानी दायां और एल यानी कि लेफ्ट। ये कैसे कहलाते हैं देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ध्रुवण मापी पोलेरोमीटर में समतल ध्रुवित प्रकाश को किस दिशा में गुणित करते हैं। डी दाईं तरफ गुणित करता है तथा एल बाईं तरफ। प्रकाशिक समव्यवस्था सामान्य रूप से द्विदंतुक लिगेंड युक्त अष्टफलकीय संकुलों में पाई जाती है। आगे देखिए इस बात को ध्यान देंगे, प्रकाशिक समव्यवस्था सामान्यतः द्विदंतुक, ये देखिए ये रहा, सामान्य रूप से द्विदंतुक लिगेंड युक्त अष्टफलकीय संकुलों में पाई जाती है। तो द्विदंतुक लिगेंड उसमें होना चाहिए और वो अष्टफलकीय होना चाहिए। जैसे कि PTCl2En का ऑल्टवाइस के समान उपचय संयोजक समूह में केवल समपक्ष रूप प्रकाशिक समव्यवस्था दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर En क्या होता है आपके, En क्या है आपके द्विदंतुक है। ये आपके कोबाल्ट, ये En ये आएगा दक्षिण ध्रुवक गुणनक, ये वामावर्ती। देखिए आप चित्र देखेंगे ना दोस्तों तो चित्र तो पूरे के पूरे सेम दिखेंगे। समव्यवस्था का मतलब क्या होता है, ध्रुवण समव्यवस्था का मतलब ये होता है कि बस वो प्रकाश को जो घुमाने की उसकी दिशा है ना वो अलग अलग है, कभी वो लेफ्ट घुमाता है कभी राइट घुमाता है, बस यही है। आगे बोला है आपको कि समपक्ष PTCl2En का ऑल्टवाइस प्लस के ध्रुवण समय भी डी और एल। देखिए इसको कैसे कहा गया, देखिए Cl दक्षिण ध्रुवण गुणक, Cl सेम है वामावर्ती। आप बोलोगे कि ये Cl को यहाँ पर ले आओ, तो दोस्तों वो अलग वाली समव्यवस्था, ये अलग समव्यवस्था है। आगे आपसे प्रश्न है आपके सामने एग्जाम्पल 9.5 की FeNH3 का होल ट्वाइस CN4- के ज्यामितीय समव्यवियों की संरचना बनाइए। तो इन्होंने क्या किया, इसकी संरचना बनाई है आयरन, तो कुछ इस प्रकार से बनाइए समपक्ष और विपक्ष समावयवी। आप देख सकते हैं ये CN वाले 1 2 और 3 तीनों एक ही फलक पर हैं ये वाले, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं फेसियल समावयवी। आप इसको देखेंगे ये वाले अलग अलग हैं तो आप इसको बोल सकते हैं MER मेरिडोनियल समावयवी फेस फलक ये समावयवी और दूसरे वाले। निम्नलिखित दो उपचय संयोजन सत्ता में से कौन सा कायरल ध्रुवण गुणनक है। आपको बताना है कि कौन सा कायरल ध्रुवण गुणनक है। पहला है समपक्ष CrCl2OX2- विपक्ष। सबसे पहले आप देखेंगे इसकी संरचना बनाते हैं हम लोग। समपक्ष का मतलब बोला गया है आपको क्रोमियम और क्या है आपके सामने OX। तो आपकी जो संरचना है वो आपको यहाँ पर बना के दे रखी है। देखिए ये क्रोमियम OX और Cl जब दोनों क्लोरीन सामने सामने होंगे ना तो वो हो जाएगा आपके ट्रांस ये वाला, और बाकी में क्या है आपके समपक्ष। दोस्तों जब आप इसको देखोगे ना इस वाले को, तो एक बात यहाँ पर गौर कीजिए, गौर करने योग्य बात यह है कि आप इसको देखिए ऐसे काट दीजिए या फिर ऐसे काट दीजिए। इसमें क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह आपको नजर आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रकाशिक अक्रिय हो जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा प्रकाशिक सक्रिय। देखिए समपक्ष और विपक्ष में से केवल जो समपक्ष वाला है ना वो ही कायरल ध्रुवण गुणनक है, नहीं तो इसमें तो क्या आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जा रहा है। प्रकाशिक तल या फिर प्रकाशिक समतल आपने पढ़ा हो, तो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, जो सममित होता है ना वो आपके प्रकाशिक समव्यवस्था नहीं दर्शाता, आप याद रख लीजिए।
अगला टॉपिक है आपके वो है बंधनी समव्यवता। तो नाम से ही पता लग रहा है कि जो बंधन है ना वो अलग अलग हो जाएगा। तो इसके बारे में मैं आपको ये बता देना चाहूँगा बंधनी समव्यवता क्या होती है। देखिए कुछ इस प्रकार की होती है। बंधनी समव्यवता में कुछ ये होता है कि आप मान लीजिए कि मेरे पास में है आपके CN साइनाइड। साइनाइड में क्या होगा, आप एक बार क्या कर रहे हो, नाइट्रोजन आपके लोन पेयर दे रहा है, एक वाले में क्या कर रहा है आपके जो कार्बन है वो लोन पेयर दे रहा है। जनरली ऐसा होता नहीं है। तो जब एक ही अणु के दो मतलब जब एक ही लिगेंड के दो अलग अलग अणु अलग अलग टाइम पर लोन पेयर देते हैं तो इसको बोला जाता है बंधनी समव्यवता। आप इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देख सकते हैं, वो है आपके थायोसाइनेट। ये होता है आपके थायोसाइनेट का जो सूत्र होता है वो होता है आपके NCS। एक बार क्या होता है इसमें सल्फर लोन पेयर दान देती है, एक बार नाइट्रोजन देती है। तो लेकिन दोनों एक साथ नहीं देती, तो कभी कभी क्या करेगी आपकी सल्फर लोन पेयर दान देगी, कभी नाइट्रोजन देगी। तो ये जाएगा आपके बंधनी समव्यवता। उभय दंतुक संलग्नी युक्तुप से संयोजन यौगिक में बंधनी समव्यवता पाई जाती है, जिसमें उभय दंतुकता पाई जाए। ये बात तो सही है। इस प्रकार की समव्यवता का एक सरल उदाहरण है थायोसाइनेट लिगैंड। NCS माइनस युक्त संकुल ये लिगैंड नाइट्रोजन द्वारा धातु से बंधित होकर MnCS तथा सल्फर द्वारा बंधित होकर MsCN देता है। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन दाता है, यहाँ पर सल्फर है। जॉर्ज जेनसन ने CONH3 का ऑलपाइब NO2Cl2 संकुल में इस प्रकार के व्यवहार की खोज की। संकुल जिसमें नाइट्राइट लिगैंड ऑक्सीजन के द्वारा ONO धातु से जुड़ा रहता है, लाल रंग का होता है, तथा जिसमें नाइट्राइट लिगैंड नाइट्रोजन के द्वारा धातु से जुड़ा रहता है, पीले रंग का होता है। इसको पहचाना कैसे जाता है, इसके रंग के आधार पर इसको पहचाना जाता है। जब आप नाइट्राइट का देखेंगे, देखिए दोस्तों नाइट्राइट, तो नाइट्राइट का हमने पहले भी इसका नाम पढ़ा था, नाइट्राइट टू O और नाइट्राइट टू N अलग अलग लिखा जाता है। आगे बोला गया आपको सहसंयोजन समावयवता, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बोला जाता है इसको इंग्लिश में, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। किसी संकुल में उपस्थित विभिन्न धातुओं की धनायनिक एवं ऋणायनिक उपसे संयोजन सत्ता के मध्य लिगेंडों के अंतर परिवर्तन से इस प्रकार की समव्यवता उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, लिगेंड इंटरचेंज होते हैं। आप इसको देखिए, कोबाल्ट NH3 का होल 6, CrCN का होल 6। देखिए दो कोष्टक हैं आपके पास में, एक में क्या है आपके दो कोष्टक हैं, एक में आपके देखिए क्या है, एक में आपके कोबाल्ट और उसके साथ में क्या है अमोनिया, एक में क्रोमियम, क्रोमियम के साथ में क्या है CN है। अब दूसरे वाले को देखिए आप, क्रोमियम के साथ में दोस्तों यहाँ पर अमोनिया आ गया और CN के साथ में मतलब CN चला गया कोबाल्ट के पास। तो देखिए क्रोमियम के पास आ गया अमोनिया, कोबाल्ट के पास चला गया CN। तो क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन जो आपके कोऑर्डिनेशन है वो चेंज हो गए। यही होती है आपकी कोऑर्डिनेशन समव्यवता। इसका एक उदाहरण है कि जिसमें जिसमें अमोनिया लिगेंड कोबाल्ट 3+ से बंधित तथा CN माइनस लिगेंड क्रोमियम 3+ से इसके उपसेचन समावयवी में अमोनिया लिगेंड क्रोमियम +3 से जुड़े हैं, बस CN माइनस लिगेंड कोबाल्ट +3 से। तो क्या हुआ है, एक्सचेंज हो गया, जो A था और इसको B मान लो, ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया। आयनन समव्यवता, दिस इज, ये तो बहुत ही सिंपल है। आयनन समव्यवता क्या होता है दोस्तों कि आपके जो लिगेंड होता है ना उसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा वो होते हैं। देखिए आप यहाँ पर इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझेंगे कि कोबाल्ट अमोनिया सल्फेट और ब्रोमीन, और इसको देखेंगे कोबाल्ट अमोनिया ब्रोमीन और सल्फेट। देखिए इस बार इसने क्या हुआ, आयनन में ब्रोमीन निकला, अगली बार सल्फेट निकला। तो आयनन करते समय जो इसके लिगेंड होते हैं ना वो अलग अलग आयनित होते हैं, इसको बोलेंगे आप आयनन समव्यवी। जब किसी संकुल में उसका प्रति आयन स्वयं एक संभावित लीगेंड होता था, किसी लीगेंड को प्रतिस्थापित कर सके और विस्थापित लीगेंड प्रति आयन बन सके, तो इस प्रकार की समव्यवता उत्पन्न होती है। और संकुल आप देख सकते हैं कोबाल्ट NH3 का ऑल5 SO4Br तथा इसमें आयनन समव्यवता के उदाहरण है। तो इसके लिए दो शर्तें हैं, एक तो जो आपका संकुल है ना, संकुल के बाहर जो प्रति आयन होता है, यहाँ पर प्रति आयन आपके ब्रोमीन है और यहाँ पर आपके सल्फेट है। जो प्रति आयन है ना ये क्या करना चाहिए, लीगेंड की तरह व्यवहार कर सके, और जो लीगेंड है ना आपके वो प्रत्यायन की तरह व्यवहार कर सके। तो यहाँ पर जो सल्फेट है प्रत्यायन बन सकता है, ब्रोमीन लीगेंड बन सकता है। तो वो वाले तत्व आपके आयनन समव्यवता दर्शाते हैं। आगे बोला गया है आपको विलायक योजन समव्यवता। विलायक योजन समव्यवता क्या होती है, देखिए सब जल, देखिए जब जल विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है तो इस प्रकार की समव्यवता हाइड्रेट समव्यवता कहलाती है। ये आयनन समव्यवता के समान है। विलायक योजन समावयवों में केवल इतना अंतर होता है कि एक समावयवी में विलायक अणु धातु आयन से लिगेंड के रूप में सीधा बंधित रहता है तथा दूसरे समावयव में विलायक अणु संकुल के क्रिस्टल जालक के रूप में विद्यमान रहता है। इस प्रकार का एक उदाहरण है एक्वा संकुल। देखिए क्रोमियम H2O का होल 6 Cl3, ये होता है बैंगनी, लेकिन इसका विलायक योजन समावयवी देखिए CrH2O का होल 5 ClCl2H2O। यहाँ पर क्या हुआ, गौर कीजिए वो क्या रहा है यहाँ पर,
यहाँ पर हो ये रहा है कि आप देखेंगे क्रोमियम के साथ में क्या जुड़ रहा है, आपके H2O के 6 अणु हैं और क्लोरीन के कितने हैं, 3 बाहर हैं। लेकिन अगली बार क्या हुआ, जो एक क्लोरीन बाहर था वो अंदर आ गया, ये आ गया, और एक पानी क्या हो गया, बाहर चला गया। तो H2O के 5 अणु रह गए, क्लोरीन एक अंदर आ गया, तो इसका रंग भी बदल गया। पहले था ये बैंगनी रंग का, आपके विलायक समावयवता। तो दोस्तों पाठ्य नीति प्रश्न बोला गया है कि निम्नलिखित संकुलों द्वारा प्रदर्शित समावयवियों का प्रकार बतलाई तथा इन समावयवियों की संरचनाएं बनाई है। तो आपको क्या करना है, इनका प्रकार बतलाना है और समावयवियों की संरचनाएं बनानी है। तो देखिए ये वाली तो KCr H2O का ऑल्टो है C2O4, ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। Ma2B2 ये कुछ इस प्रकार से होगी, देखिए चलिए हम इसको बना ही लेते हैं। क्रोमियम H2O का ऑल्टो है C2O का ऑल4। तो आपकी जो क्रोमियम है ना, उससे एक तो जुड़ रहा है आपके C2O4, तो आप इसको ऑक्सलेट बोलते हैं, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर। तो ये द्विदंतुक होता है, तो कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी, ये द्विदंतुक लिगेंड है। तो और एक बार है आपके पानी के 2 अणु H2O ये तो आ जाएगा आपके ट्रांस समावयवी, जिसमें जो पानी के दोनों अणु है वो क्या है, आपके आमने सामने। एक और में आप ले लेंगे क्रोमियम, ये OX को यहाँ पर ले लेंगे और इस वाले OX को आप यहाँ पर ले लेंगे। कितने हो गए, 1 2 3 4, ये तो सेम हो गया दोस्तों, सेम हो गया। इस वाले OX को यहाँ पर ले लेंगे क्रोमियम, और इस वाले OX को भी आप यहाँ पर ले लेंगे। तो 1 2 3 4, और इस वाले जल को आप यहाँ ले लेंगे, इस वाले जल को आप यहाँ ले लेंगे, तो ये 6। तो ये इसकी 2 प्रकार की संरचनाएं बन गई। आपको अगला प्रश्न बोला गया है, आप इसको देखेंगे, इसका प्रमाण दीजिए कि CONH3 का ऑल5 ClSO4 तथा CONH3 का ऑल5 SO4 Cl आयनन समावयवी हैं। दोस्तों प्रमाण कैसे देंगे, आप इसकी रिएक्शन करा देंगे आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, तो क्या हो जाएगा, एक बार बनाएगा ये सिल्वर सल्फेट, जो कैसा होता है आपके एक बाइट PPT होता है, एक बार बनाएगा आपके ये सिल्वर क्लोराइड, दोनों का रंग क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और आयनन समावयवी किसको कहते हैं, जो कि अलग अलग आयन दें। तो एक बार तो ये सल्फेट आयन दे रहा है, एक बार दे रहा है ये क्लोराइड आयन। तो ये हम कह सकते हैं कि एक आयनन समावयवी, और आयनन समावयवी होने के लिए क्या होना चाहिए, जो आपका प्रति आयन होता है उसमें लिगेंड बनने के गुण होने चाहिए, और लिगेंड के अंदर प्रत्यायन बनने के गुण होने चाहिए, उसको भी ये संतुष्ट कर रहा है। तो जो अगला हमारा टॉपिक है वो उपसय संयोजन यौगिकों में आबंधन पढ़ेंगे हम, उपसय संयोजक यौगिकों में। अब तो देखिए उपसय संयोजक यौगिकों में आबंधन में अब क्या पढ़ेंगे। उपसय संयोजक यौगिकों में आबंधन की प्रकृति का वर्णन सर्वप्रथम बर्नर ने किया था, परंतु यह सिद्धांत निम्न आधारभूत प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। तो बर्नर के सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं। क्यों कुछ ही तत्वों में उपसय संयोजक यौगिक बनने का विशिष्ट गुण पाया जाता है, और उपसय संयोजक यौगिकों के आबंधों में दिशात्मक गुण क्यों पाए जाते हैं। तीसरा है कि क्यों उपसय संयोजन यौगिकों में विशिष्ट चुंबकीय तथा ध्रुवण घूर्णक गुण पाए जाते हैं। तो बर्नर इन बातों का जवाब ही नहीं दे पाया। तो उसके बाद में बहुत सारे और सिद्धांत आए, जिनमें से आपके BBT था, उसके बाद CFT था, CFT के बाद LFT था, और लेटेस्ट में चल रहा है आपके MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको आप केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, अब नहीं पढ़ा है तो हम आगे पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है, तो इसको पढ़ेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंडों के प्रभाव में धातु परमाणु आयन अपने N-1D या फिर NS और NP अथवा NS NP और ND कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए कर सकता है, जिससे विभिन्न ज्यामितियां जैसे कि अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय आदि के समकक्ष कक्षक उपलब्ध हो सके। ये संकरित कक्षक उन लिगेंड कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन युगल आवंटन के लिए निदान करते हैं। तो दोस्तों इसने कहा है कि जो आपके कक्षक होते हैं ना N-1D NS और NP या फिर NS NP और ND, इनका सबसे पहले क्या करते हैं ये लोग संक्रमण करते हैं, संकरण करते हैं। संकरण करने के बाद में लिगेंड उस पर अटैक करता है, कुछ ऐसे बोला गया है। आप इधर देख सकते हैं इसको संरचना के हिसाब से। सबसे पहले आपको बोला है कि कोबाल्ट +3 के आयन का कक्षक दे रखा है आपको। कोबाल्ट +3 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप जानते हैं, फेरम कोबाल्ट आता है आपके 27 नंबर पर। तो जनरली ये होता है आपके D27वें नंबर पर आता है, तो D7 और 4s2 ये रहता है। क्या करेंगे आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ से निकाल देंगे तो ये जाएगा D6। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो D6 है। जब ये संकरण करेगा, संकरण करते समय क्या हो जाएगा, ये युग्मित हो जाएंगे। युग्मित होने के बाद में क्या करेंगे, इस पर अमोनिया के अणु अटैक कर देंगे। अटैक कर करके वो क्या कर लेंगे, इन वाली जो खाली कक्षक बचे हैं उनमें अपने लोन पेयर भर देंगे, कुछ इस प्रकार से, जो कि नीचे आ गए हैं। देखिए सारे की सारों में भर देंगे। ये
ये आपके जो आपके सिद्धांत है ना वो ये कहना चाहता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ये सिद्धांत क्या कहना चाहता है। तो चलिए हम इसको एक बार रीडिंग लगाते हैं ऊपर से, इसके अंदर कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। तो आपको बोला गया कि संकरण का प्रकार संकृत, देखिए sp3 होता है ना, तो ये जो आपके संकृत कक्षकों का आकाशीय वितरण होता है चतुष्फलकीय। dsp2 होता है तो ये बनाता है आपके वर्ग समतलीय। sp3d होता है तो ये बनाता है आपके त्रिकोणीय द्विप्रामीणीय। और अगर sp3d2 होता है तो ये बनाता है आपके अष्टफलकीय। और अगर d2sp3 होता है तो भी बनाता है अष्टफलकीय। इस बात को ध्यान दीजिए, sp3d2 या फिर d2sp3 दोनों में अष्टफलकीय बनाएगा। और अंतर तो आता है यहाँ पर, sp3 में चतुष्फलकीय और dsp2 में वर्ग समतलीय, इसको याद कर लीजिए। और sp3d तो ये भी फिक्स है, त्रिकोणीय द्विप्रामीणीय है। और ये दोनों हो ही गए फिक्स। तो आपको बोला गया है कि संयोजकता आवंत सिद्धांत के आधार पर संकुल के चुंबकीय व्यवहार से सामान्यतः इसकी ज्यामिति का अनुमान लगाया जाता है। तो चुंबकीय व्यवहार के आधार पर उसकी ज्यामिति देखी जाती है। प्रतिचुंबकीय अष्टफलकीय संकुल CuNH3 का होल 6 प्लस में कोबाल्ट आयन प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था में तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 है। इसकी संकरण योजना निम्न प्रकार से है। तो देखिए कोबाल्ट हमने पहले देखा था, नॉर्मल तौर पर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, d6 रहता है 3d6। तो ये 6 हो गए, 4s खाली है, 4p पूरा की पूरा खाली है। संकरण होगा तो संकरण में क्या हो जाएगा, जो आपके अमोनिया अणु होता है वो क्या होता है आपके प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है। तो क्या करता है वो, इसका क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। तो ये 6 की 6 ये यहाँ पर आ गया, ये वाला यहाँ आ गया। कुछ इस प्रकार से हुआ 6 की 6 में से, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया और युग्मन हो गया, तो 3d6। अब आपके यहाँ पर कितने बचे थे, ये d के 2 कक्षक खाली रह गए, s और p। ये बन जाएगा आपके d2sp3। तो d2sp3 ये d के कक्षक हैं, ये s का है, ये तीनों p के हैं। अब ये संकरण हो गया, तो संकरित कक्षकों में क्या करेंगे, जो आपके अमोनिया है, जो अमोनिया अपना जो नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर यहाँ पर दान दे देगी। तो देखिए 6 अणु है तो 6 लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से आपकी संरचना बन जाएगी। तो यही यहाँ पर बोला गया है। 6 अमोनिया अणुओं में से प्रत्येक का एक इलेक्ट्रॉन युगल 6 संकरित कक्षकों में स्थान ग्रहण करता है। इस प्रकार संकुल की ज्यामिति अष्टफलकीय तथा अयुग्लित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण यह प्रतिचुंबकीय है। ये प्रतिचुंबकीय क्यों है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें, तो ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। इस संकुल के निर्माण के लिए संकरण में आंतरिक डी कक्षक 3D प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन से कक्षक प्रयुक्त हुए थे, ये 3D वाले 2 कक्षक यहाँ से हमने उठाए हैं ना, ये वाले। तो ये आंतरिक कक्षक हैं, तो इसको बोला जाएगा निम्न चक्रण संकुल। संकुल CuNH3 का होल 6 प्लस में आंतरिक कक्षक संकुल यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स निम्न प्रचक्रण संकुल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या प्रचक्रण युग्मित संकुल स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहलाता है। देखिए पेयर्ड क्यों कहलाता है, पेयर्ड इसलिए कहलाता है क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड हैं। निम्न क्यों कहलाता है, निम्न इसलिए कहलाता है क्योंकि उसमें क्या है, आंतरिक कक्षक प्रयुक्त हुए हैं। आंतरिक कक्षक देखिए, आंतरिक कक्षक संकुल यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और निम्न इसलिए क्योंकि 3D यूज हुए हैं ना कि 4D। तो इन डेफिनेशंस को आप समझ गए होंगे। आगे बोला गया कि अनुचुंबकीय अष्टफलकीय संकुल कोबाल्ट F6 3- संकरण sp3d2 के लिए बाय कक्षक 4D प्रयुक्त करता है, इसलिए ये बाय कक्षक या उच्च प्रचक्रण या प्रचक्रण मुक्त संकुल कहलाता है। कैसे होता है हम इसको भी देखेंगे। चलिए आपको बोला गया है, देखिए क्या बोला गया आपको कि कोबाल्ट COF6 का होल 3- यही है, x -6 इक्वल टू -3, तो x आ जाएगा आपके +3। तो कोबाल्ट कितने में, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में यहाँ पर है। कोबाल्ट तो फेरम कोबाल्ट आता है 27 नंबर पर, D7 और 4s2, ये इसकी जो संरचना रहती है 3d7 4s2 यही रहता है। जब आप इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो ये जाएगा D6। अब D6 में जो आपके फ्लोराइड है, वो फ्लोराइड में आप देख सकते हैं कि फ्लोराइड क्या करेगा, इसका युग्मन नहीं कर पा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 4s 3D 4s 4p और 4d पूरे के पूरे खाली हैं। अब फ्लोराइड क्या है आपके, F- क्या है आपके, एक निम्न क्षेत्र लिगेंड है, इसकी वजह से इसका युग्मन नहीं कर पाएगा। तो देखिए 6 की 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे, संकरण करते समय भी ये ऐसे की ऐसे रहेंगे, इनका युग्मन नहीं हो पाएगा। तो ये 3D के ऐसे की ऐसे रहेगा। जो आपके पास में क्या है, फ्लोराइड के हमारे पास में 6 लोन पेयर है ना, 6 फ्लोराइड है। तो अब उनको कहाँ पे अब आएंगे हम, तो यहाँ पर लाएंगे, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ये बन गया आपके sp3d2 यानी कि 1 2 3 4 5 और 6।
तो आप देखेंगे S का एक, P के 3 और D के 2, तो sp3d2 संकरण हो गया। और इन्हीं संकरित कक्षकों में हमने क्या कर लिया, 6f माइनस आयनों से 6 इलेक्ट्रॉन युगल लोन पेयर हमने ले लिए। तो इस प्रकार से क्या होगा, आप देखेंगे इसमें क्या है, आप देखिए 1 2 3 और 4, तो 4 हमारे पास में अयुग्लित इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। अनुचुंबकीय के अलावा आप एक और चीज़ देखेंगे कि हमने जो यहाँ पर डी कक्षक प्रयुक्त में लिए हैं ना, वो कौन से हैं, 4D के लिए हैं, ना कि 3D के। 3D वाले तो पूरे के पूरे भरे हुए हैं, इसलिए इसको बोला जाएगा उच्च प्रचक्रण संकुल। देखिए ये रहा उच्च प्रचक्रण संकुल। और हमने 3D क्या है, अंदर वाला है, 4D क्या है, बाहर वाला है। तो बाहर वाले प्रयुक्त लिए हैं, इसको बोला जाएगा बाह्य कक्षक या फिर उच्च प्रचक्रण या फिर प्रचक्रण मुक्त संकुल। स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया है, देखिए स्पिन फ्री इसलिए कहा गया है कि इसमें क्या हुआ, स्पिन नहीं हुआ, रोटेशन नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर देखिए आप, इसको बोला गया है यहाँ पे स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, पेयर्ड यानी कि यहाँ पेयरिंग हुई है। यहाँ पर ऊपर वाले में तो पेयरिंग हो गई थी, पेयरिंग यानी कि जोड़े बन गए थे। देखिए इनमें ये बेचारे अकेले रह गए, इनकी शादी नहीं हुई है, तो जोड़े रह, ये कुंवारे रह गए, इनके जोड़े कहाँ बने हैं, तो इसलिए ये स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। तो आप समझ सकते हैं पेयर का मतलब होता है कपल, कुछ भी मान लीजिए आप, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 कपल, मतलब 1 कपल। आगे बोला है कि चतुष्फलकीय संकुलों में 1 गैस तथा 3 पी कक्षक के संकरण से 4 समतुल्य कक्षक बनते हैं, जो चतुष्फलकीय रूप से अभिविन्यासित रहते हैं। यहाँ अब आपको बोला गया चतुष्फलकीय में क्या होता है, चतुष्फलकीय में दोस्तों 4 रहते हैं। 4 लॉन मतलब 4 क्या होते हैं, देने वाले होते हैं आपके लिगेंड। तो ये NaCl माइनस के लिए नीचे दर्शाया गया है। यहाँ निकल +2 ऑक्सीकरण अवस्था में तथा आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D8 है। अब निकल Cl4 माइनस के लिए आप देखेंगे ये रहा, निकल के पास होते हैं आपके टोटल, देखिए 3 3 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। फेरम कोबाल्ट और निकल आता है आपके 28वें नंबर पर, D8 4s2। +2 में क्या कर देगा, ये आपके क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, तो आपके जो विन्यास बनता है वो बचता है 3D8। तो D में कितने हैं 8। और आपके पास में क्या है Cl माइनस आयन आपके एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, इसलिए क्या करेगा, ये इसका युग्मन नहीं कर पाएगा। तो युग्मन नहीं कर पाया, तो संकरित कक्षकों में भी आपके ऐसे कैसे कक्षक रह गए 8 की 8। अब क्या करेंगे, आप संकरण करेंगे तो एक S का ले लेंगे और 3 P के ले लेंगे, तो ये बन जाएगा आपके sp3 संकरण, ये बन गया sp3 संकरित कक्षक। अब जो आपके देखिए Cl माइनस के लीगेंड है, वो यहाँ लीगेंड ने जो लोन पेयर देगा वो यहाँ पर आ जाएंगे पूरे के पूरे, इन वाले 3 मतलब जो कक्षक है इनमें 4 की 4। तो ये बन जाएगा आपके 4 Cl माइनस इलेक्ट्रॉन 4 युगल। तो इस प्रकार की संरचना बनेगी। आप इसमें देखेंगे यहाँ पर 2 आपके क्या हैं, ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। और इसकी संरचना कैसी हो जाएगी, चतुष्फलकीय। इसका जो संकरण आ जाएगा, संकरण क्या आ रहा है आपके sp3। आगे बोला है कि वर्ग समतलीय संकुलों में dsp2 संकरण पाया जाता है। और वर्ग समतलीय देख लेंगे NiCN का all4-2, सेम प्रोसेस। देखिए निकल है, वहाँ पर Cn माइनस लीगेंड है, तो Cn माइनस क्या होता है, एक प्रबल क्षेत्र लीगेंड होता है, उस वजह से क्या करेगा, ये यहाँ पर युग्मन करा देगा। तो आपकी ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखिए ये रहा, ये तो 1 2 3 4, तो D का एक इलेक्ट्रॉन बचा आपके, एक D का बच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा, एक ये बच गया और एक S और ये P। तो ये बना लेगा dsp2 संकरण। तो dsp2 में आ जाएंगे ये, और आप देखेंगे ये आ जाएगा प्रतिचुंबकीय। इसमें एक भी जो आपके लोन पेयर नहीं बचा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो प्रत्येक संकरित कक्षक एक साइनाइड आयन से एक इलेक्ट्रॉन युगल प्राप्त करता है। अयुग्लित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण संकुल प्रतिचुंबकीय। ये मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य है कि संकरित कक्षकों का एक वास्तविक अस्तित्व नहीं है। वास्तव में संकरण पर प्रयुक्त परमाणु कक्षकों के तरंग फलन का एक गणितीय परिचालन है। दोस्तों हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में कि संकरण क्या एक वास्तविक कल्पना है, दिस इज नॉट द रियलिटी। ये समझने के लिए बनाई गई एक थ्योरी है कि कुछ इस प्रकार से जो अणु या परमाणु व्यवस्थित होते हैं, ताकि हम लोग थियोरटिकली किताबों में इस चीज़ को समझ सकें। दिस इज नॉट द रियलिटी, आप इस बात को ध्यान देंगे। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो है उपसेय संयोजन यौगिकों के चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण कैसे पता किए जाते हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर इनके जो चुंबकीय गुण है वो क्या किए जाते हैं, पता किए जाते हैं। देखिए उपसेय संयोजन यौगिकों के चुंबकीय गुण का मापन चुंबकीय प्रवृत्ति मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी प्रयोगों द्वारा किया जा सकता है। इसके परिणामों का उपयोग संकुलों की संरचनाओं की जानकारी के लिए किया जाता है। हमने अभी देखा था, आप देख सकते हैं कि जो आपके अनुचुंबकीय होगा तो उससे पता लगा सकते हैं कि यार कम से कम इसके अंदर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो शायद इसकी संरचना ऐसी ही होगी। तो ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। आपको बोला है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के धातुओं के उपसेय संयोजन यौगिकों के चुंबकीय आंकड़ों का विवेचनात्मक अध्ययन कुछ जटिलता दर्शाता है धातु आयनों के लिए जिनके डी कक्षकों में 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि टाइटेनियम D1,
B3+D2, क्रोमियम 3+D3। इसमें इनमें 4s तथा 4p के इलेक्ट्रॉनों के साथ अष्टफलकीय संकरण हेतु 2 डी कक्षक उपलब्ध होते हैं, ठीक है। और इन मुक्त आयनों तथा इनकी उपसय संयोजन सत्ता का चुंबकीय व्यवहार समान होता है। यहाँ जब 3 से अधिक 3D इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो अष्टफलकीय संकरण हेतु आवश्यक 3D कक्षकों के युगल सीधे उपलब्ध नहीं होते उनके के नियम अनुसार। तो दोस्तों आपको ये बोला गया है कि मान लीजिए आपके डी में कितने टोटल 5 हैं, देखिए 1 2 3 4 5। जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो या फिर 3 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी करो इनका युग्मन नहीं होगा। लेकिन जब 3 से ज़्यादा हो जाएंगे, आपके पास 4, तो जब ये संकरण करता है ना तो क्या हो जाता है, युग्मन हो जाता है। उसके लिए बोला गया है इस प्रकार D4 क्रोमियम +2 मैग्नीज 3+ या फिर D5 आयरन +2 मैग्नीज +2 और आयरन +3 D6 आयरन +2 कोबाल्ट +3 के लिए रिक्त डी कक्षकों के युगल केवल 3D इलेक्ट्रॉनों के युगलित होने से उपलब्ध होते हैं। फलस्वरूप क्रमशः 2 1 व 0 अयुगलित इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं। 4 हो गए, ठीक है। ये 5 में भी कुछ नहीं है। अगर आपसे बोला जाए कि अब इन 5 को प्रबल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में क्या किया जाए, इनका युग्मन किया जाए, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, तो ये वाला अलग रह गया। और इसके जो आपके देखिए यहाँ पर केवल एक अयुगलित इलेक्ट्रॉन है, इसका विन्यास भी D5 है, ये भी D5 है। और यहाँ पर कितने अयुगलित इलेक्ट्रॉन है, ये 5। तो अंतर देख सकते हैं आप बहुत साधारण तरीके से। अनेक स्थितियों में खासतौर से D6 युक्त आयनों के उपसय संयोजन यौगिकों में चुंबकीय मान उच्चतम परिचक्रण युग्मन से मेल खाते हैं, परंतु D4 और D5 स्पीशीज से युक्त आयनों के संकुलों में जटिलताएं पाई जाती हैं। मैग्नीज Cn का होल 6 3- का चुंबकीय आघूर्ण 2 अयुगलित इलेक्ट्रॉनों के कारण है, जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बोला गया है कि MnCl का होल 6 का चुंबकीय आघूर्ण 4 अयुगलित इलेक्ट्रॉनों के कारण है। FeCN का होल 6 3- का चुंबकीय आघूर्ण 1 अयुगलित इलेक्ट्रॉन के कारण है, जबकि FeF6 3- का अनुचुंबकीय आघूर्ण 5 अयुगलित इलेक्ट्रॉनों के लिए है। कोबाल्ट F6- 4 अयुगलित इलेक्ट्रॉनों से युक्त अनुचुंबकीय संकुल आयन है, जबकि ये देखिए CO, C2O4 3- प्रति चुंबकीय। ये असंगति संयोजकता आवन सिद्धांत द्वारा आंतरिक कक्षक तथा बाह्य कक्षक संकुलों के बनने के आधार पर स्पष्ट की जा सकती है। कौन सा तत्व देखिए अनुचुंबकीय होगा, कौन सा प्रतिचुंबकीय होगा, उसके लिए सेम प्रोसेस है हमारे। आप देखेंगे कि जो लिगेंड है वो प्रबल क्षेत्र है या फिर दुर्बल क्षेत्र है, ये आपके इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा या नहीं करेगा, ये आपको देखना है। उसके आधार पर आप इसका पता लगाएंगे। आपको बोला है कि MnCN का होल 6- FeCN 6- तक CO, C2O4 3- आंतरिक कक्षक संकुल है तथा प्रत्येक में धातु की संकरण अवस्था D2sp3 है। इनमें पहले 2 संकुल अनुचुंबकीय हैं तथा तीसरा प्रतिचुंबकीय। दूसरी ओर MnCl का होल 6 3- FeF6 3- तथा COF6 3- बाह्य कक्षक संकुल हैं, जिनमें धातु की संकरण अवस्था sp3d2 है और इनकी अनुचुंबकीय प्रकृति क्रमशः 4 5 और 4 अयुगलित इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति के कारण है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो हमारे पास में जो चुंबकीय गुण इनमें पाए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे संयोजकता आवन सिद्धांत की सीमाएं।